गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर नए सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में पुराने सिलेबस के हिसाब से 2 यूनिट्स थे। चैप्टर नंबर 4 ऊष्मागतिकी चक्र और चैप्टर नंबर 8 आईसी इंजन। चैप्टर नंबर 8 आईसी इंजन है, जिसमें हम आईसी इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन्स के बारे में। और चैप्टर नंबर 4 में हम थर्मोडायनेमिक साइकिल्स पढ़ेंगे। इसमें ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल मतलब पेट्रोल साइकिल है समझिए, डीजल साइकिल है, यहाँ पर ड्यूल साइकिल है, कार्नोट साइकिल है। चूंकि कार्नोट साइकिल हम पिछले यूनिट्स में पढ़ चुके हैं, तो इस यूनिट में उस टॉपिक को हम दोबारा तो नहीं पढ़ेंगे, पर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक साइकिल से या इस नए जो सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 से भी आ सकता है। देखिए, पहला टॉपिक क्या है 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी क्या है और इसका क्या पर्पस है। वायु मानक चक्र क्या है, इसके क्या हो सकता है। देखिए, इफ द फ्यूल दैट इज डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा आर बर्न, देन फ्लू गैसेस प्रोड्यूस्ड। जब भी फ्यूल्स डीजल, पेट्रोल या कोयला आदि को बर्न किया जाता है तो फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैसेस इज सिमिलर टू एयर। और इन हॉट गैसेस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एयर के सिमिलर होती है। For this kind of mechanical machines, air is analyzed as working medium. तो ऐसे मशीनों के लिए एयर जो है वह वर्किंग मीडियम की तरह कार्य करता है। If system undergone through a cycle with working medium air is called air standard cycle. ऐसे सिस्टम जिनमें वर्किंग मीडियम एयर है वह एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहलाते हैं। एंड द इफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल इज कॉल्ड एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी। और ऐसे साइकिल की इफिशिएंसी को कहा जाता है एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी। सो ऑल द मशीन्स विच वर्किंग मीडियम इज एयर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एयर वर्किंग मीडियम सिस्टम्स। ऐसे सभी मशीन्स जिनके वर्किंग मीडियम एयर है वो एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहलाएंगे, और ऐसे साइकिल्स की इफिशिएंसी को हम कहेंगे एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी। अब देखिए, कुछ और जानकारियां हैं। विभिन्न प्रकार के ऊष्मा यंत्र जिनमें पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किया जाता है, जैसे जितने भी हीट इंजन्स हैं जिनमें पेट्रोल या डीजल आदि का दहन किया जाता है, दहन के पश्चात उत्पन्न कार्यकारी पदार्थ गैस के गुणधर्म वायु के गुणधर्म से मिलते हैं। अतः वायु को कार्यकारी माध्यम की तरह विश्लेषित किया जाता है। वायु को कार्यकारी माध्यम मानकर तंत्र जिस चक्र से गुजरता है उसे वायु मानक चक्र कहते हैं, एवं इस चक्र की दक्षता को वायु मानक दक्षता कहते हैं। चूंकि वायु के गुणधर्म विभिन्न परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार करते हैं, अतः एक बार विश्लेषण कर लेने के पश्चात सभी वायु मानक चक्रों के लिए वायु मानक दक्षता समान रूप से व्यवहार करती है। एग्जाम्पल फॉर ऑटो, डीजल एंड ड्यूल साइकिल, ये 3 साइकिल हैं इस यूनिट में जिनको अभी हम आगे पढ़ेंगे। एयर इज द वर्किंग मीडियम। इन साइकिल्स में एयर क्या है, वर्किंग मीडियम है। सो द इफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल्स आर कॉल्ड एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी। तो इन साइकिल्स की इफिशिएंसी को हम कहेंगे एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी। ओके, सबसे पहला साइकिल इस यूनिट में कार्नोट साइकिल। पर हम कार्नोट साइकिल को लास्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं हमारे, इसीलिए अब हम उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, पर आप उसको पढ़ लीजिए क्योंकि वो दोनों यूनिट्स में काम आएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा और एवं ऑटो साइकिल में भी काम आएगा। ऑटो साइकिल को पेट्रोल साइकिल भी कहते हैं लोकल वर्डिंग्स में, ठीक है, क्योंकि यह पेट्रोल इंजन के लिए यूज़ होता है और इसमें फ्यूल जो यूज़ होता है वो पेट्रोल यूज़ होता है। इस साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल भी कहते हैं। क्यों कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन कहते हैं? क्योंकि इस साइकिल में 2 प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हैं और 2 प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस हैं। देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में किसे कहते हैं? ऐसे प्रोसेस जिनमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ना हीट ट्रांसफर हो सकता है ना ही हीट रिजेक्ट हो सकता है। और बाकी के जो 2 प्रोसेस बचते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, उसमें हीट एडिशन भी होगा और उसी में ही हीट रिजेक्ट भी होगा। तो जनरली हम प्रोसेस किसी भी जब साइकिल को लिखते हैं तो उसके किस प्रोसेस में हीट सप्लाई हो रहा है उसको हाईलाइट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट सप्लाई हो रहा है तो हम बोलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन
साइकिल या हीट सप्लाई साइकिल, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। देखिए 4 प्रोसेस क्या क्या हैं पहले देख लेते हैं। प्रोसेस 1 से 2 है एडियाबैटिक कंप्रेशन, प्रोसेस 2 से 3 है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, प्रोसेस 3 से 4 है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, प्रोसेस 4 से 1 है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो सबसे पहला इसके पीवी और टीएस डायग्राम में हम आते हैं। तो सबसे पहले है हमारा पीवी डायग्राम, ठीक है। जब भी आप पीवी टीएस डायग्राम बनाएं तो सबसे पहले एक पॉइंट बना लें। जैसे हमने बना लिया पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर, ओके। पहला प्रोसेस है एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब है वॉल्यूम को कम होना है। और एडियाबैटिक कर्व कैसा स्लोप बनता है, तो ये इस तरह का शेप बनता है। ये हमने पहले भी देख चुके हैं फर्स्ट यूनिट्स में। तो पॉइंट नंबर 1 से हमने ये कर्व का शेप बनाया और इसको इस डायरेक्शन में बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेशन में वॉल्यूम को कम होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 पे जो वॉल्यूम था, पॉइंट नंबर 2 पे जो वॉल्यूम होगा उससे ज़्यादा पॉइंट नंबर 1 है, और पॉइंट नंबर 2 का वॉल्यूम जो है वो कम है। फिर देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में अब हमको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी साइकिल में वर्क आउटपुट के लिए हीट सप्लाई करना जरूरी है। तो हीट सप्लाई नहीं होगा तो हीट ना ही वर्क आउटपुट मिलेगा और ना ही हीट रिजेक्ट होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस तो हो गया एडियाबैटिक कंप्रेशन। सेकेंड प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम सप्लाई कर रहे हैं हीट को। हीट सप्लाई करने के कारण क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो इसका कांस्टेंट हो गया, तो हीट सप्लाई करने के कारण पी वी इजिकल टू एम आर टी से हमको पता चला, क्योंकि एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी आइडल गैस लगा सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एम आर कैंसल कांस्टेंट है, तो टी और पी जो हो गए दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए। तो उस केस में पी वी इजिकल टू एम आर टी के हिसाब से वी कांस्टेंट हो गया, एम कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया, पी इज प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हीट सप्लाई करने के कारण, तो सीधा सा मीनिंग है कि प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 3 की तरफ कांस्टेंट लाइन बननी थी, अभी नीचे आनी थी या ऊपर आनी थी, ये चीज़ हमको पता करना था। तो हीट सप्लाई किया हमने, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर भी इंक्रीज हुआ आइडल गैस इक्वेशन से। तो 2 से 3 की तरफ हम गए ऊपर की तरफ, ओके। फिर नेक्स्ट है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए जो लाइन हमने ड्रॉ किया था, वही लाइन जस्ट अपोजिट वे में अब ड्रॉ करना है। पॉइंट नंबर 3 से अब पॉइंट नंबर 4 के का जो एडियाबैटिक कर्व है वो हमने ड्रॉ किया। पॉइंट नंबर 3 पे जो वॉल्यूम है, एक्सपेंशन के कारण पॉइंट नंबर 4 का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। अब देखिए 4 to 1 है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। अब इस आखिरी प्रोसेस में क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगा। हीट रिजेक्ट होने के कारण टेम्परेचर कम होगा, और आइडल गैस इक्वेशन से टेम्परेचर कम होने के कारण प्रेशर भी कम हुआ। तो पॉइंट नंबर 4 पे जो प्रेशर है उससे कम कहाँ पे हो गया, पॉइंट नंबर 1 पे। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पीवी डायग्राम बन गया। अब हमने क्या किया, देखिए शॉर्ट में प्रोसेस 2 से 3 और प्रोसेस 1 से 4 में वॉल्यूम कांस्टेंट दोनों जगह हमने शॉर्ट में लिख दिया है। और यहाँ एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन में भी हमने पी वी गामा इक्वल टू सी, पी वी गामा इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट वे में लिख दिया है, क्योंकि यही इक्वेशन का सिंबल है, ओके। अब हम आते हैं टीएस डायग्राम में। देखिए टीएस डायग्राम में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एडियाबैटिक कर्व को टीएस डायग्राम में हमको आइसेंट्रोपिक कर्व की तरह ड्रॉ करना है। तो टी टेम्परेचर लाइन है, एस एंट्रोपी लाइन है, ओके। तो 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब हीट रिजेक्ट हो रहा है। हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो हीट रिजेक्ट हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, ठीक है। एरिया जब भी कम हो, सॉरी हीट रिजेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। एंट्रोपी कांस्टेंट है, यहाँ पर एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है। और यहाँ पर पहले केस में क्या हुआ था कि अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन था फर्स्ट केस में, कर्व हमारा ऐसा बना था, वॉल्यूम कंप्रेशन के कारण कम हुआ था। अब यहाँ पर देखते हैं 1 से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, पॉइंट नंबर 1 हमने ले लिया। पॉइंट नंबर 2 ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये समझने के लिए हमको कंप्रेशन प्रोसेस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए कोई चीज़ है, देखिए हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है ना। टीएस डायग्राम में इसको आइसेंट्रोपिक की तरह शो करते हैं कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस में। तो जब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है और किसी चीज़ का एरिया आपने कम कर दिया, कंप्रेस कर दिया, जैसे कि कोई दूध है, उसको कोई बड़े बर्तन में रखें, अचानक से उसको क्या किया गया, एक गिलास में रख दिया गया। तो गिलास में रखा दूध एज कम्पेयर टू बड़े बर्तन में रखे दूध से कम गर्म होगा, टेम्परेचर मतलब ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि एरिया इसका कम हो गया।
जैसे कि आप लोग 10 लोगों को किसी रूम में बैठा दिया गया स्पेसियस, तो आप लोगों को उतनी गर्मी नहीं लगेगी। पर वही आप सबको छोटे से रूम में बैठा देंगे तो थोड़े देर में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का टेम्परेचर रेज हो गया है। ओके या टेम्परेचर आपको ज़्यादा महसूस होगा। तो कंप्रेशन के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो 1 से 2 का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ गया। ओके 2 से 3 मैंने आपको बताया था पीवी नरसिम्हा राव, पी और वी का कर्व जो है वो लगभग सेम बनेगा, पी का स्लोप कम रहेगा, वी का स्लोप ज़्यादा रहेगा। अब फिर से देख लेते हैं, 2 से 3 हमने बना दिया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, कर्व के लिए बना दिया हमने, ठीक है। और हीट सप्लाई हुआ, इसका मतलब एंट्रोपी का जो प्रोसेस है ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, एंट्रोपी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हीट, तो हीट सप्लाई हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए। तो 2 से 3 के केस में हम यहाँ नहीं जाके हम इधर चले गए, तो हमको मिल गया पॉइंट नंबर 3, हीट सप्लाई का हमने फॉर्मूला यहाँ पे Q1 लिख दिया। 3 से 4 अगेन आइजेंट्रोपिक एक्सपेंशन, तो जो चीज़ यहाँ हुई थी वही अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ हो गई, ठीक है। हीट रिजेक्ट नहीं हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज होने के कारण टेम्परेचर कम होगा। 4 to 1 अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी डाउन होगी। तो 4 से 1 का जो वॉल्यूम कर रहा है वो नीचे की तरफ आया और यहाँ पे एंट्रोपी डाउन हुई। ओके, द साइकिल इन विच हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्टेड बोथ अकर्स इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कॉल्ड ओटो साइकिल। ऐसा साइकिल जिसमें हीट सप्लाई और हीट रिजेक्टेड दोनों ही कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में होता है उसे हम कहते हैं ऑटो साइकिल, जैसा कि फिगर में शो है। साइकिल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 shows auto cycle. This cycle consists 4 processes, PVTS diagram shown in the figure. Okay, डिटेल्स तो हमने देख ही लिया, देखते हैं अब सारे जितने भी साइकिल्स होंगे सब में आप इसी तरह से डिटेल डालिएगा, जैसे इस साइकिल में मैं आपको बाय नोट्स दे रहा हूँ। प्रोसेस 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन या रुद्धोष्म संपीड़न। ओके, इन दिस प्रोसेस एयर फॉलोज द इक्वेशन पीवी गामा इक्वल टू सी। इस प्रोसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस है ये, तो जनरली से बात है पीवी गामा इज इक्वल टू सी, जो इक्वेशन है वही फॉलो होगा। और फॉलो कौन करेगा यहाँ पर? एयर करेगा, क्योंकि एयर यहाँ पे वर्किंग मीडियम है। देर इज नॉट हीट ट्रांसफर, देर इज नो हीट ट्रांसफर एक्चुअल में। आपको भी पता ही है और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होता है, कर्व में भी हमने इस बात को जाना था। सो एंट्रोपी इज कांस्टेंट, जहाँ हीट ट्रांसफर नहीं होगा वहाँ एंट्रोपी कांस्टेंट होती है बाई फार्मूला ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। ओके, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हुए हैं P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक, P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक। ऐसे ही आपको हर प्रोसेस में करना है कि प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहे हैं पॉइंट नंबर 2 से 3 की तरफ, ऐसा बताना है। और अगर कुछ भी उसमें कांस्टेंट है तो उस चीज़ को अलग से हाईलाइट करना है। ओके, अब हम आते हैं प्रोसेस 2 से 3 में, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड प्रेशर टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम P2 T2 टू P3 V3। इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर और टेम्परेचर जो हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं P2 T2 से P3 V3 तक, क्योंकि प्रोसेस 2 से 3 है इसलिए 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर गड़बड़ ये हो गया है कि इसको एक्चुअल में होना चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो इसको होना चाहिए T3 होना चाहिए, यहाँ गड़बड़ हो गया, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो आगे से आप देख लीजिएगा कि ये T3 होना चाहिए। नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस हीट इज सप्लाई डेट्स बाय द साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल। इस साइकिल में हीट सप्लाई जो हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हो रहा है, इसीलिए इस साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल भी कहा जाता है। फिर हमने यहाँ से अलग से हाईलाइट कर दिया कि बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस सो V2 इज इक्वल टू V3। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस 3 से 4। द प्रोसेस 3 से 4 इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रुद्धोष्म प्रसार। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस को हम रुद्धोष्म कहते हैं, एक्सपेंशन को हमने कहा प्रसार। देन इन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट ट्रांसफर, एंट्रोपी इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीज, सो इट इज अ एक्सपेंशन प्रोसेस। P3 V3 T3 चेंजेस टू P4 V4 एंड T4। तो P3 V3 T3 जो है वो चेंज हुए हैं P4 V4 और T4 में, एंड देयर इज नो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुई है क्योंकि यह एक्सपेंशन प्रोसेस है। ओके, द नंबर 4 प्रोसेस नंबर 4 to 1 दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस
or constant volume heat rejected process, you can also say. In this process volume is constant and pressure temperature changes from P4 T4 to P1 T1. इस प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, जबकि जो प्रेशर और टेम्परेचर हैं वो चेंज हो रहे हैं. कहाँ से कहाँ तक? 4 से लेके 1 तक. P4 T4 to P1 T1. The heat is rejected and the constant volume process 4 to 1, then V4 is equal to V1. These equations are very helpful. देखिए, this is also called isentropic process. In this process S1 is equal to S2. In this process S3 is equal to S4. In this process V2 is equal to V3. In this process V4 is equal to V1. These all equations are very important and it is useful for further derivation of this cycle. आगे के डेरिवेशंस में ये इक्वेशन हमारे काम आएंगे. इस चीज़ को थोड़ा सा आप माइंड में रख लीजिए, क्योंकि यह एडियाबैटिक कंप्रेशन है और टीएस कर्व में आइजेंट्रोपिक प्रोसेस की तरह ये बिहेव करता है. तो इसका मतलब है 1 से 2 S1 इज इक्वल टू S2 हो गया, 2 से 3 V2 इज इक्वल टू V3 हो गया, 3 से 4 S3 इज इक्वल टू S4 हो गया, और 4 to 1 V4 इज इक्वल टू V1 हो गया. बाई ग्राफ यू कैन ऑल्सो सी दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. V2 इज इक्वल टू V3, V1 इज इक्वल टू V4. That is equal. And if you see TS diagram, then you will also see 1 to 2, that is constant entropy line. Then S1 is equal to S2 and S3 is equal to S4. Okay. Now you can see the derivation of this cycle, Otto cycle, by PV TS diagram. PV और TS diagram के द्वारा देखते हैं. देखिए, हीट सप्लाई है Q1. ओके, हीट सप्लाई जो हो रहा है Q1 वो किस प्रोसेस में हो रहा है? प्रोसेस 2 से 3 में हो रहा है. तो इस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हो रहा है. हीट का फॉर्मूला हमने mCdt पढ़ा था. बिकॉज ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस C को अब क्या करेंगे हम? CV की तरह ट्रीट करेंगे. ओके, अगर ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट सप्लाई हुआ होता तो हम CP करते. क्योंकि यह कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में सप्लाई हुआ है, इसीलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? CV करना पड़ेगा. देन Q1 इज इक्वल टू mCV/dt. एंड अगर आप प्रोसेस 2 से 3 का ये चीज़ को आपने देख लिया है, तो अब देखिए 2 से 3 को जब हम आते हैं यहाँ पर कर्व की तरफ, तो देखिए 2 से 3 में T3 इज हायर एंड T2 इज लोअर. ओके, तो देन अगेन इन दिस इक्वेशन dt को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे? T3 माइनस T2 से. बिकॉज T3 जो है वो हायर टेम्परेचर है, T2 जो है वो लोअर टेम्परेचर है. देन heat rejected Q2 mCV/dt that is happening in fourth process 4 to 1. चौथे प्रोसेस में 4 to 1 में यह हीट रिजेक्टेड हो रहा है. तो mCV/dt और यहाँ TS डायग्राम में आइए. TS डायग्राम से आपको टेम्परेचर के बारे में अच्छा पूरा रिव्यू मिलेगा आपको कि T4 से 4 to 1 में हीट रिजेक्ट हो रहा है. T4 इज हायर टेम्परेचर, T1 इज लोअर टेम्परेचर. देन अगेन इन दिस इक्वेशन Q2 is equal to mCV/dt. mCV/dt on the place of dt we can write T4 minus T1 because of T4 is higher temperature and T1 is lower temperature. we are writing T4 minus T1. ठीक है, जो हायर टेम्परेचर होगा उसको सामने लिखेंगे और जो लोअर टेम्परेचर होगा उसको माइनस के उसको सबसेक्ट करेंगे हम. ओके, उसको माइनस करेंगे. अब आ जाते हैं हम वर्क डन में. वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या था? हमने पढ़ा था हीट इंजन्स में Q1 माइनस Q2 था. ओके, तो Q1 था हो गया हमारा mCV T3 माइनस T2 एंड Q2 हो गया हमारा mCV T4 माइनस T1. देन एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ ऑटो इज इक्वल टू W/Q1, है ना. इंजन की इफिशियंसी हमने पढ़ा था W/Q1. W का फॉर्मूला हमने इस इक्वेशन से उठा कर रखा है mCV T3 माइनस T2 माइनस mCV T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई mCV T3 माइनस T2. इफिशियंसी में जब ये सारे टर्म्स रखने के बाद देखिए mCV जो है वो सब जगह कॉमन है. तो mCV को क्या किया हमने? कैंसिल किया. देन हमारे पास डेटा क्या बचा? T3 माइनस T2 देन माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2. mCV कैंसिल कीजिए क्योंकि mCV कॉमन है, यहाँ से कॉमन निकालिए और इसके साथ कैंसिल कीजिए. तो अब ये आपके पास इक्वेशन मिल गया. अब देखिए T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 दैट इज common factor, common value here, so we can also cancel this value. then it is, अगर आप अलग अलग करें तो T3 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2 होगा. देन T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 इज कैंसल. देन यू कैन फाइंड 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2. ओके, फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस. अगर हम आइडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ आए फॉर प्रोसेस 1, देखिए अभी पहली बात तो ये है कि हमारे पास